नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में भारत विरोधी हिंसा एक बार फिर से तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 2-4 दिनों में आपने जरूर देखा होगा कि बांग्लादेश के हालात किस प्रकार से बिगड़े हुए हैं। अब यह हालात और भी ज्यादा तेजी से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यह हालात बिगड़ना शुरू हुए थे 12 दिसंबर से, जब उस्मान हादी को गोली मारी गई थी। इसे गोली मारने के बाद में इसका इलाज कराने के लिए इसे सिंगापुर रेफर किया गया और अब कल के दिन यानी कि शुक्रवार को यह खबर निकल के आती है कि अब उस्मान हादी इनके बीच में नहीं रहा, यानी कि इसकी मौत हो गई है। और जैसे ये खबर बांग्लादेश में पहुंचती है तो बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़े लेवल पर अफरा तफरी मचना शुरू हो जाती है। उस्मान हादी के समर्थक हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर आते हैं और लगातार भारत विरोधी नारेबाजी शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उस्मान हादी मर चुका है, बांग्लादेश विरोध कर रहा है, पर भारत के विरोध क्यों नारेबाजी की जा रही है? उसके पीछे लोगों की तरफ से कई प्रकार के तर्क दिए गए हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ ही बांग्लादेश की यह हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि एक हिंदू को टारगेट करके उसे अधमरा करके नग्न अवस्था में पेड़ पर लटका दिया गया था और जला दिया गया। उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आखिर हिंदू मंदिरों के बाहर धार्मिक नारेबाजी क्यों की जा रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, भारत का उच्चायुक्त जो कि बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, उसके आवास पर जूते फेंके गए, ईंटें फेंकी गई, और वो ईंटें केवल एक इंसान के ऊपर नहीं बल्कि सब भारतीयों के ऊपर फेंकी गई हैं। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो उस्मान हादी के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आज बांग्लादेश में जो हालात बिगड़ रहे हैं ना, उसके पीछे की केवल यही वजह है। उस्मान हादी कौन है, पहले ये चर्चा में क्यों आया, इसके बारे में जानिए। 5 अगस्त 2024 को आप सभी को याद होगा कि शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और बांग्लादेश में उस समय शेख हसीना की तख्ता पलट करने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का रहा है तो वो रहा है छात्रों का। और उस समय यह छात्रों का बहुत बड़ा लीडर बन के उभरा था, जिसने शेख हसीना के खिलाफ लगातार नारेबाजी करी जब तक उसकी सरकार पलट नहीं गई। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि शेख हसीना का विरोधी है तो क्या यह मोहम्मद यूनुस का समर्थक है? तो बिल्कुल नहीं। ये मोहम्मद यूनुस जो वर्तमान में बांग्लादेश का अंतरिम पीएम है, उसका समर्थक भी नहीं है और शेख हसीना का समर्थक भी नहीं है, भारत का समर्थक भी ये नहीं है। अब इसी वजह से ये चर्चा में आया और इतना ज्यादा हाईलाइट हुआ कि इसने अपनी एक अलग नई पार्टी बना ली। और अब 12 फरवरी 2026 को जब बांग्लादेश के अंदर चुनाव होने थे तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ये चुनाव लड़ने वाला था और 8 इसके प्रमुख कार्यकर्ता जो कि ढाका से चुनाव लड़ने वाले थे वो भी रेडी हो चुके हैं। मतलब हजारों की संख्या में स्टूडेंट इसको पसंद करते हैं। अब इसकी मौत हो गई है तो इसका रिलेट भारत के साथ में क्यों जोड़ा जा रहा है, उसके बारे में जरा सुनिएगा। यहाँ पर आपको ये पोस्ट दिखाई दे रहा है जिसमें हमारे मैप को पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दिया। आप देखिए भारत का नक्शा किस प्रकार से बिगाड़ा गया है, और भारत का नक्शा बिगाड़ना यानी कि भारत का सीधा सीधा अपमान करना है। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान को यहाँ पर दिखाया गया है ना। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो इस तरफ आप देखिए ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया था। और ये जैसे ही 12 दिसंबर को इसने ट्विटर पर यह नक्शा का पोस्ट किया और इसी पोस्ट के कुछ घंटे के बाद में कुछ अज्ञात व्यक्ति आते हैं और इसके सिर में गोली मारकर चले जाते हैं। अब लोगों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहा है, चूंकि ट्विटर के ऊपर लगातार ये जो पोस्ट करता था वो भारत के विरोध में पोस्ट होती थी और ये वाली पोस्ट भी भारत के विरोध में हुई है, इसलिए बांग्लादेश के लोगों का मानना है कि इसको किसने मार डाला, भारत के ही किसी व्यक्ति ने इसको मार डाला है। दूसरा, लोगों के द्वारा बांग्लादेश में शेख हसीना के समर्थक को टारगेट किया जा रहा है, यानी कि अवामी लीग पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। उसके पीछे का रीजन भी यही है कि शेख हसीना भारत की समर्थक हैं और ये बहुत ज्यादा शेख हसीना का भी विरोधी है, इस वजह से लोग यहाँ पर नाराज है। दूसरी वजह आप सुनिए कि भारत से नाराज क्यों है और क्यों यहाँ पर नाराजगी जताई जा रही है। अब लोगों के द्वारा कहा गया है कि उस्मान हादी को जब मारा गया था, किसने मारा, तो करीम के द्वारा मारा गया। उसका सरनेम अभी तक सामने नहीं आया कि करीम लाला है, करीम खान है या कुछ और है। तो करीम की तरफ से जब इसे मारा गया था तो करीम 11 दिसंबर को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में उससे मिलने के लिए जाता है। ये खबर नई प्रकार की आई है, सुनिएगा जरा।
12 दिसंबर को इसको गोली मारी गई। 11 दिसंबर को करीम उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और उसके सामने ये बात रखता है कि 12 दिसंबर को कुछ ऐसा होने वाला है जो कि शायद बांग्लादेश के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसा कुछ करने वाला हूं जिसकी वजह से बांग्लादेश में एक बार फिर से अफरा तफरी मचेगी, बांग्लादेश के लोग एक बार फिर से सड़क पर उतर आएंगे। यानी कि सीधे तरीके से ये सोची समझी साजिश थी। अब ये करीम कौन है, किसका समर्थक है, ये अभी तक सामने नहीं आया। अब लोग क्यों नाराज हैं? मारा तो किसी करीम नहीं है। लोग इस वजह से नाराज हैं क्योंकि लोगों के द्वारा कहा गया कि इसे मारने वाला करीम भागकर भारत में आ गया है और भारत में ही कहीं छिप चुका है। अगर कोई व्यक्ति उसे भारत से निकालकर बांग्लादेश को सौंप देगा या फिर अगर उसकी खबर भी बता देगा कि वो भारत में कहाँ छिपा हुआ है, तो उसे बांग्लादेश 37 लाख रुपए देने वाला है। इस प्रकार का अनाउंस इनकी तरफ से किया गया है। ये तक कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने उसको शरण दी है, जबकि इसे लेकर भारत सरकार कई बार स्टेटमेंट क्लियर कर चुकी है कि हम किसी करीम को नहीं जानते, ना कोई करीम आदमी भारत के अंदर शरण लेने के लिए आया, ना हमने उसको शरण दी है। पर फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। अब जैसे इसकी मौत की खबर आती है तो बांग्लादेश के अंदर राष्ट्रीय अवकाश घोषित होता है, झंडा भी झुकाया जाता है, क्योंकि छात्रों का लीडर है और एक बड़ा नेता कहीं ना कहीं ये बनकर उभर चुका है, इसलिए सब कुछ करना स्वाभाविक था। अब इतना ज्यादा हिंसा बढ़ती जा रही है, फिर भी मोहम्मद यूनुस अभी तक उफ तक नहीं निकाला। यानी कि मोहम्मद यूनुस की देखरेख में सारे काम हो रहे हैं। जब से मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है तब से कट्टरपंथी इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। कभी ढाका में कुछ हो रहा है, कभी चटगांव में कुछ हो रहा है, कभी रंगपुर में कुछ हो रहा है, कभी कॉक्स बाजार में कुछ हो रहा है। लगातार कुछ न कुछ बांग्लादेश में घटनाएं घटित होती ही रहती है। अब ये जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो उस्मान हादी को इतना ज्यादा प्यार करते थे कि ये नारा तक लगाना शुरू हो गए, मैं हूं उस्मान हादी, मैं कौन तुम कौन, मैं हूं उस्मान हादी। इस प्रकार की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और अभी भी देखिए मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, ना किसी प्रकार की आर्मी भेजी, ना किसी प्रकार की पुलिस भेजी। लोग मारपीट कर रहे हैं, किसी को जला रहे हैं, किसी के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है मोहम्मद यूनुस को। यानी सीधे सीधे हम मान सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस की सोची समझी साजिश भी यहाँ पर हो सकती है। अब इसी भीड़ की तरफ से कुछ और नारेबाजी भी की गई और कुछ और डिमांड भी की गई, जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है, आप सभी जानते होंगे शेख हसीना है, जो कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम है। शेख हसीना को लेकर भी लगातार नारेबाजी की जा रही है कि भारत सरकार को अब शेख हसीना वापस बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। और इसी गुस्से की वजह से अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के साथ में मारपीट की गई। यहाँ तक कि इसका जो मुख्यालय मौजूद था बांग्लादेश के अंदर, उससे भी बुरी तरीके से यहाँ पर जला दिया गया। मतलब शेख हसीना को लेकर भी आज भी बांग्लादेश के अंदर गुस्सा बरकरार है। अब इसी गुस्से का शिकार हो चुके हैं न्यूज़पेपर। कैसे शिकार हो गए? बांग्लादेश का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है जिसे डेली अखबार कहा जाता है, और उसी डेली अखबार के कार्यालय के अंदर आग लगा दी गई। आग क्यों लगाई भाई? अखबार से क्या लेना देना था इनको? आग क्यों लगाई? उसके पीछे की वजह सुनिए। इनके तरफ से कहा गया कि ये जो अखबार वाले हैं ना, बांग्लादेश में वास्तविक तरीके से क्या चल रहा है वो नहीं बताते हैं। ये बताते हैं भारत के समर्थन में, ये बताते हैं शेख हसीना के समर्थन में। और जब इनको भारत के समर्थन में, शेख हसीना के समर्थन में बोलना है तो फिर इनको ढाका में रहने का कोई अधिकारी नहीं है। और इसी वजह से हम इसके अंदर आग लगा रहे हैं। जैसे आग लगाई गई तो 3 वहां पर जो है एंकर बुरी तरीके से फंस गए थे, जो कि शायद अब बाहर निकले ना निकले वो पता नहीं। और यहाँ पर जैसे आग लगाई गई, कई प्रकार की फाइल यहाँ पर जल गई और एक लड़की का फोटो बड़ा वायरल हुआ, जो कि यहाँ पर उन सब किताबों को समेटते हुए नजर आई है। ये है डेली अखबार का कार्यालय, जिसकी 3 ही फ्लोर जो है बुरी तरीके से जला दी गई है। इस प्रकार का कचरा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि अंदर की तरफ जितनी भी फाइलें रखी हुई थी वो सब भी यहाँ पर जल गई है। अब इस फोटो को लेकर, ये जो उस्मान हादी हैं, इसके फोटो को लेकर अब जो ढाका यूनिवर्सिटी है उसके छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं और वो ही लगातार सबसे ज्यादा इस नारेबाजी को लगा रहे हैं कि अब हमें इंसाफ चाहिए, उस्मान हादी को मारने वाले व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए, और इसके साथ ही मैं हूं उस्मान, इस प्रकार के नारेबाजी यहाँ पर लगाई जा रही है। मतलब महिलाएं तक अब यहाँ पर उतर चुकी हैं। आगे की जानकारी को जानिएगा, क्योंकि असम के सीएम ने बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर जवाब दिया है। वो बहुत ही बढ़िया जवाब रहा है। कहीं ना कहीं अब भारत सरकार को ऐसा एक्शन लेना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करें। उससे पहले आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमारी 12-13 हज़ार की फैमिली कंप्लीट हो गई है। आपने बहुत प्यार दिया है, इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि भारतीय सेना अब हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है।
भारतीय सेना और बीएसएफ अब कहाँ पे हाई अलर्ट मोड पर हैं, तो बेनापोल बॉर्डर जो कि भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर है, यहीं पर नारेबाजी लगातार की जा रही थी। इस वजह से इंडियन आर्मी और बीएसएफ दोनों ही यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई जा रही हैं। हथियार एकदम रेडी हैं कि जैसे ही आदेश आया और गोली मारना शुरू, क्योंकि भारत विरोधी नारेबाजी एक ऐसे देश को लेकर बांग्लादेश नारेबाजी कर रहा है जो कि उसके सामने कुछ नहीं है। मतलब वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक भारत रखता है और एक छुटकू सा देश भारत को धमकी देने पर उतर आया है और इस वजह से अब कहीं ना कहीं हाई अलर्ट मोड पर भी है। इसके साथ ही इन सभी घटनाओं के बीच में एक और घटना निकल के आती है कि बांग्लादेश के अंदर जो एक चट्टोग्राम है जिसके अंदर एक मंदिर है चंद्रनाभा मंदिर है, उस मंदिर के बाहर धार्मिक नारेबाजी यानी कि अल्लाहू अकबर के नाम की नारेबाजी यहाँ पर की गई है, जिसे लेकर भी कई प्रकार के हिंदू परिवारों में यहाँ पर विरोध है। भारत के अंदर भी इसे लेकर विरोध जताया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक है ढाकेश्वरी माता जो कि ढाका के अंदर मौजूद है। वहाँ पे भी सैनिक तैनात कर दिए गए ताकि उस मंदिर को ये किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। बाकी इन्होंने तोड़फोड़ बहुत ज्यादा करी है। अब इन्हीं तोड़फोड़ के बीच में सबको यानी कि भारत, बांग्लादेश समेत आस पड़ोस के जितने भी कंट्री जहां जहां बांग्लादेश की न्यूज जा रही है उन सबको झंझोड़ने वाली एक नई खबर निकल के आती है जो कि पूरे भारत की आंखें भी यहाँ कहीं ना कहीं नम है। आप जरा सुनिएगा किस प्रकार की खबर निकल के आती है। अब इसी भीड़ का शिकार हो गया है एक इंसान जो कि बांग्लादेश के ढाका के पास में एक क्षेत्र है जिसका नाम है भालुका, वहां का निवासी था और इसका नाम था दीपू चंद्र दास। दीपू चंद्र दास एक नॉर्मल कार्यकर्ता था, मतलब फैक्ट्री में काम करता था जो कि कपड़ों की फैक्ट्री हम मान लेते हैं, कपड़ों की फैक्ट्री में वो काम किया करता था और उसके पिता विकलांग हैं, उसकी माँ, उसके बच्चे और उसकी पत्नी, मतलब सबका भार केवल उसी के ऊपर था यानी कि दीपू चंद्र के ऊपर ही था। वो वहां पर काम किया करता था और एक व्यक्ति मुस्लिम परिवार का उसके साथ में काम किया करता था, उसके साथ में किसी बात को लेकर तनातनी हो गई थी और उसी का बदला लेने के लिए इस भीड़ के सामने उस मुस्लिम युवक के द्वारा कहा गया कि दीपू चंद्र ने मोहम्मद पैगंबर को लेकर गाली गलौज करी है, उन्हें लेकर अपशब्द बोला है, यहाँ तक कि इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया है। और जैसे इस प्रकार की बात कही गई तो मोहम्मद पैगंबर के बारे में जैसे इन व्यक्तियों के द्वारा सुना गया उनको गुस्सा आ गया और इतना बुरा गुस्सा आया कि भेड़ियों की तरह इसके ऊपर टूट पड़े और उसको बिल्कुल नग्न अवस्था में करके मारपीट करते रहे। और जब वो अधमरी हालत में पहुंचा तो उसे एक पेड़ से लटकाया गया, जो कि फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैं पूरा फोटो नहीं ले सकती थी क्योंकि उसके भी कोई रिस्ट्रिक्शंस है यूट्यूब के। तो यहाँ पर पेड़ पे उसको लटका दिया गया अधमरी हालत में, यानी कि वो मरा नहीं था पर ना वो जीवित है ना मरा है, उस प्रकार की हालत उसकी कर दी। बिल्कुल नग्न अवस्था में उसको यहाँ पर लटका दिया गया था और बाद में उसकी मौत हो गई। अब खबर ये भी निकल के आती है कि दीपू चंद्र के द्वारा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, उस मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा उसकी खुन्नस निकालने के लिए इस भीड़ में इस प्रकार की बात कही गई। ये भी सुनने में आता है कि दीपू चंद्र को जैसे ही पता चला कि इस प्रकार की नारेबाजी उसके खिलाफ हो रही है तो वो पुलिस के पास में पहले से ही पहुंच गया और पुलिस वालों ने उसे लेकर किसी प्रकार का एक्शन तक नहीं लिया। पुलिस वालों ने उसे वहां बिठा दिया और जब वो सारे जिहादी वहां पर पहुंचे और पुलिस वालों के सामने जिहाद का नारा लगाया तो कुछ मुस्लिम पुलिस वालों ने खुद से ही उन भीड़ के हाथों इस व्यक्ति को सौंप दिया और बाद में आप देख सकते हैं किस प्रकार से हालत उसकी कर दी गई और उसे मार दिया गया। मतलब मॉब लिंचिंग का ये शिकार हुआ है सीधे तरीके से। उस व्यक्ति ने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, फिर भी वो मौत के हत्थे चढ़ गया। अब आप देखिए उसके पिता ऑलरेडी विकलांग हैं, उसकी माता, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उन सब का क्या, मतलब उनको खिलाने पिलाने वाला तो अब कोई नहीं बचा है। और एक गलत फहमी की वजह से उस इंसान को इतना बुरी तरीके से मारा गया। और उस समय मोहम्मद यूनुस की सरकार कहाँ मर गई थी, उनके पुलिस वाले कहाँ चले गए थे, उनकी आर्मी कहाँ चली गई थी जिस इंसान को ऐसा बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। अब उसी को लेकर प्रियंका गांधी ने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, उसे आप जरूर से सुनिएगा। आगे चलते हैं और अब सवाल ये भी आता है कि आज दिन तक यानी कि 1971 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश और भारत के रिश्ते काफी अच्छे थे। कभी नहीं सुनने में आया कि बांग्लादेश के लोग भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अचानक से बांग्लादेश के लोग इतना उग्र कैसे हो गए, भारत के खिलाफ नारेबाजी कैसे कर रहे हैं, हिंदुओं का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इसके पीछे सीधा सीधा कयास यही लगाया जा रहा है कि चाइना और पाकिस्तान की बुरी तरीके से यहाँ पर चाल है, बांग्लादेश को भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है और एक और नया दुश्मन भारत के खिलाफ यहाँ पर रेडी किया जा रहा है। अब देखिए किस प्रकार से हालात यहाँ पर बने हुए। अब ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है ना, इसकी आधी भीड़ कहाँ पर पहुंच गई थी, तो आधी भीड़ पहुंची है चटगांव के अंदर
और चटगांव जहां पर भारत का क्या था, उच्चायुक्त आवास मौजूद था, जहां पर उच्चायुक्त के आवास पर ईंटें फेंकी गई, जूते फेंके गए। और जैसे ये सारी कार्रवाई हुई, इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि किसी एक भारतीय के ऊपर बांग्लादेश के अंदर जूते या ईंट नहीं फेंकी जा रही हैं, बल्कि 140 करोड़ लोगों के ऊपर बांग्लादेश की तरफ से जूते और ईंटें फेंकी गई हैं। तो इसके लिए भारत सरकार से यही आग्रह है कि कम से कम इसके ऊपर अच्छे से एक्शन लें और उस व्यक्ति को जरूर से न्याय दिलाएं जिस प्रकार की कार्रवाई यहाँ की गई है। सबसे बढ़िया स्टेटमेंट अगर किसी व्यक्ति ने दिया है अब तक का, शायद भारत के और किसी व्यक्ति ने आज दिन तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया होगा, क्योंकि ये भारत की पॉलिसी में ही नहीं रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से जैसे ही इस व्यक्ति की तरफ से यानी कि उस्मान हादी ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को काटने की बात की गई थी, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था, उसके बाद से ही अब कल के दिन हेमंता बिस्वा शर्मा के तरफ से ये स्टेटमेंट आता है कि अगर कोई हमें काटने की बात करता है, वो भी भारत से अलग करने की बात करता है, तो उस व्यक्ति को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और खास करके बांग्लादेश को भी अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। इसलिए इनकी तरफ से बांग्लादेश को सीधा सा परमाणु हमले की धमकी अब दे दी गई है कि अगर नेक्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट को लेकर किसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि पिछले 8 महीने से हम देख रहे हैं कई प्रकार के स्टेटमेंट बांग्लादेश लगातार देते आ रहा है भारत के खिलाफ, और अगर अब किसी प्रकार का मामला आया तो अब नहीं बख्शा जाएगा, अब बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि आप किस इंसान को, किस व्यक्ति को, किस देश को यहाँ पर धमकी दे रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो दुनिया में अपना चौथी जगह लगता है अर्थव्यवस्था के मामले में, उससे आप धमकी दे रहे हैं। और अब ये भी कहा गया कि बांग्लादेश को जितनी भी सुविधा भारत की तरफ से मिल रही हैं, उन सुविधा को भी पूरी तरीके से काट देना चाहिए। और अब देखिए भीड़ किस प्रकार से बढ़ती जा रही है। कुछ भीड़ की तरफ से तो बांग्लादेश की दुकानों में लूटपाट की गई, गोभी तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, सब्जी तक लूट के लेके जा रहे हैं। छोटे छोटे 14-14, 12-12 साल के लड़के बैरिकेड्स पे खड़े होकर वहां पर डांस कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारेबाजी तक लगा रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से इन लोगों की मानसिकता यहाँ पर बनी हुई है, और ये लगातार जो है ऐसा माहौल बना रहे हैं दुनिया में कि एशिया का माहौल बिगाड़ने में लगभग बने हुए हैं। अब इसी बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। ये समाचार अत्यंत चिंताजनक है। किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ है, और इसके लिए भारत सरकार को पड़ोसी देश के ऊपर बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं क्योंकि इसे मारने के बाद में जिहादी नारे तक लगाए गए, अल्लाह अकबर तक के नारे लगाए गए। किसी धर्म का अपमान करने के लिए किसी इंसान को भेड़ियों की तरह नोचना और उसे मार देना, ये कहाँ का न्याय है? और न्याय करने वाले ये होते कौन है? अगर उस इंसान ने गलत कहा था और किसी धर्म के प्रति अगर उसने गलत बोला भी था, दुर्व्यवहार किया भी था, तो इसका फैसला करने का हक वहां की सरकार को है, वहां की कोर्ट को है। तुम कौन हो इस प्रकार का फैसला लेने वाला? मतलब मौका मिला और एक इंसान को बुरी तरीके से मार दिया गया। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। बांग्लादेश में कई प्रकार के हिंदू मंदिर पहले भी तोड़ दिए गए, कई हिंदू परिवारों को पहले भी उजाड़ दिया गया, कई प्रकार की महिलाओं के साथ में रेप तक किया गया, यहाँ तक कि कई महिलाओं का धर्मांतरण तक करवा दिया गया था। और ऐसे तो कई मामले बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस अब तक चुप है, और अब आखिरी में यह स्टेटमेंट देता है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हुई है और युवक की जो हत्या की गई है, पेड़ से बांधकर जलाया गया है, उसको लेकर बांग्लादेश में कोई जगह नहीं है। अब कौन सी जगह की बात करता है बुढ़ऊ? मतलब जो करना था वो तो कर ही चुकी है भीड़। अब किस प्रकार की ये चुप्पी तोड़ने की बात कर रहा है? भाई मेरा तो सीधा सीधा यही कहना है, भारत को अब एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का बहुत हो चुका है। पिछले 8 महीने से भारत की विरोधी नारेबाजी चल रही है, 8 महीने से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को काटने की बात कर रहा है, और अब यहाँ पर सेना भेजकर किसी न किसी प्रकार का कब्जा तो करना ही चाहिए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप फ्री में AI सीखना चाहते हैं तो उसकी डेमो क्लास आपको मिल जाएगी, और अगर AI कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जब जाएंगे एग्जाम नारी के नाम से कमेंट मिलेगा, उस पर जाके टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको भरना है, और यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए नारी 100 कोड आपको लगाना होगा। जैसे ये कोड आप लगा देते हैं आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।